वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 के 17 पॉइंट्स दिए, साथ ही उसका फर्स्ट पॉइंट जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको भी डिस्कस किया। आज हम लोग पॉइंट 2 डिस्कस करेंगे जो है आपका चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र निर्माण की चुनौतियाँ। यस स्टूडेंट, हमारे देश में जब पहली बार लोकतंत्र निर्माण किए जा रहे थे तो उस समय कौन कौन सी चुनौतियां हमारे देश में थी उसका वर्णन हम लोग इस पॉइंट में करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे कंट्री का जो फ्रीडम फाइट था वह डेमोक्रेसी के लिए था और ऑब्वियसली आफ्टर फ्रीडम हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था। तो उस समय यह देखा गया कि बहुत सारे देशों ने आफ्टर फ्रीडम डेमोक्रेसी सिस्टम अपने कंट्री में इम्प्लीमेंट करी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो यह डर हमारी कंट्री के भी लीडर्स को था। हमारी कंट्री के भी लीडर्स इस बात से बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में हम लोग डेमोक्रेसी किस तरीके से लेकर आएंगे, कैसे इसको हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे। तो लेकिन इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी मंथन किया और उन्होंने अपना एक अलग मार्ग चुनने का डिसीजन लिया। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया, उस समय हमारे देश में अंतरिम सरकार काम कर रही थी और उस समय यह जरूरी समझा गया कि अब एक प्योर डेमोक्रेसी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन करवा लिए जाए। तो इसके लिए हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई और उसके चीफ ऑफिसर के रूप में सुकुमार सेन को अपॉइंट किया गया और बहुत कोशिश की गई कि 1950 में ही इलेक्शन करा लिए जाए, लेकिन यह संभव होता नहीं नजर आ रहा था क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और उस समय के कैलकुलेशन के हिसाब से 17 करोड़ हमारे कंट्री में उस समय वोटर्स थे, जिनको 489 पार्लियामेंट्री मेंबर्स को चुनना था और 3200 उन्हें स्टेट असेंबली मेंबर्स को चुनना था। और इतना जो बड़ा डेटा उस समय जो था हमारे देश के सामने, उनको लेकर इलेक्शन कराना काफ़ी टफ लग रहा था। क्योंकि बिल्कुल नया देश था और फैसिलिटीज़ बहुत कम थे, बजट भी कम था, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह काम बहुत टफ लग रहा था। फिर भी हमारे लोग इस और आगे बढ़ते गए और उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए दिन रात एक कर दिए। फिर स्टूडेंट उस समय जब हम चैलेंज की बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी, तो आप देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि हमारी कंट्री में 17 करोड़ वोटर्स थे उस समय। और उसके बाद आपका नेक्स्ट चैलेंज बोल रहा है कि उस समय आपके जितने वोटर्स थे उसके 15% वोटर्स ही एजुकेटेड थे। यस, 15% वोटर्स ही शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, जो यह समझ पा रहे थे कि हमारे देश में क्या होने वाला है और हमें किन्हें चुनना है। बाकी लोगों को कुछ खास चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर सुकुमार सेन जो हमारे इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन थे, उन्होंने अपने अदर मेंबर्स के साथ डिस्कस करके उस समय 3 लाख अपॉइंटमेंट्स किए जो मतदान अधिकारी और कर्मचारी थे जो इलेक्शन में उनको हेल्प करने वाले थे। फिर उन्होंने उनके साथ मिलकर चुनावी क्षेत्र का पुनर्गठन किया, मतदाताओं की सूची बनाई और फिर इलेक्शन का काम आगे बढ़ाना शुरू किया। उस समय हमारे कंट्री में काफ़ी टेंशन भी चल रही थी और काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी यह इलेक्शन था। उस समय ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी यह इलेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। क्योंकि पूरी दुनिया में उस समय इतना बड़ा इलेक्शन और कहीं नहीं हुआ था, हमारे ही देश में यह इलेक्शन होने वाला था। इसलिए उस समय के जितने भी राइटर्स थे, जितने भी उस समय के जितने भी संपादक बोल लीजिए या जितने भी उस समय के जितने भी न्यूज़ एंकर्स थे, वो उस समय एक ही बात बोल रहे थे कि एक तरीके से इस इलेक्शन को वो जुआ या जोखिम समझ रहे थे। और जितने भी हमारे क्रिटिक थे वो हमारे देश के इलेक्शन को अनपढ़ों की बेहुदी नौटंकी का नाम दे रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत उस समय टफ सिचुएशन थे हमारे कंट्री के लीडर्स के लिए। लेकिन आखिरकार 1952 के
जनवरी तक कॉमन इलेक्शन करा लिए गए और कुल मिला के प्रमोशन से लेकर वोटों की गिनती तक 6 महीने लगे और हमारे देश के नेताओं और इलेक्शन कमीशन ने हमारे क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया और उन्हें यह प्रूव कर दिया कि किसी भी देश की गरीबी और उस देश की अशिक्षित जनता उस देश में लोकतंत्र के निर्माण में बाधा नहीं बन सकती है और इस तरह हमने हमारे देश में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पॉइंट 2 में हमारा था कि चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी क्या क्या थी और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला गया। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट 3 की ओर। पॉइंट 3 है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का अर्थ एवं परिभाषा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलाने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारे देश का संविधान जो 1946 से ही बनना स्टार्ट हो गया था और उसके बाद 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उसके बाद एक और चीज़ आ रही है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह डेमोक्रेसी की जान होती है। डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके देश में राजनीतिक संगठनों का होना बहुत जरूरी है। ये राजनीतिक संगठन ही राजनीतिक दल या फिर पॉलिटिकल पार्टीज कहलाते हैं। तो इन दोनों की मदद से ही हमारे देश की शासन व्यवस्था सही ढंग से चल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आइए थोड़ा सा आप लोग जानिए कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। अगर आप इसको बहुत ही अगर इजी लैंग्वेज में जानना चाहते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी यानी यहाँ पे एक पॉलिटिकल वर्ड है, पार्टी वर्ड है, यानी कि राजनीति और दल। दल से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कोई ग्रुप की बात हो रही है, एक समूह की बात हो रही है। तो यस स्टूडेंट, ये कुछ लोगों का समूह होता है और वो लोग बहुत नॉर्मल लोग नहीं होते हैं, वह पॉलिटिक्स से जुड़े हुए होते हैं, रजिस्टर्ड पॉलिटिशियंस होते हैं और उनका जो अपना एक ग्रुप होता है वो पॉलिटिकल पार्टी होता है। बेसिकली उनमें क्या होता है कि उनके वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के थ्रू ही वो काम करते हैं, उनका फेथ होता है उस ग्रुप पे और वो सब मिल के अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने देश के लोगों के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। तो ये है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। मैंने कैमरा को इस तरीके से रखा है, आप इसको देख लेंगे कि थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने लिए कुछ मटेरियल चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आ रहा है हमारा डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में आप देखेंगे हमारे पास 2 थिंकर्स हैं, एक है बर्ग, एक है गिलक्राइस्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ध्यान से। तो हमारे पास 2 डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। देखिए, मैं एक डेफिनेशन थोड़ा डील कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू बर्ग बोल रहे हैं कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो किसी सिद्धांतों पर एक मत हो और अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने के लिए एकता में बंधे हो। यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का एक समूह होता है और उनके सिद्धांत एक मत होते हैं, यानी उनकी जो थ्योरी होती है वो एक होती है और वह अपने एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स द्वारा नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उसके लिए वो बिल्कुल एकता में बंधे होते हैं, वो बहुत यूनिटी के साथ ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि बर्ग भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सेम चीज़ ही कहना चाहते हैं। तो ये आपके पास 2 पॉलिटिकल पार्टी के डेफिनेशंस हैं, आप लोग इसको लर्न करेंगे और अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने आप लोगों को पॉइंट 2 और पॉइंट 3 डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में पॉइंट 4 डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग चैप्टर 2 में अब आ जाइए और पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 को क्वेश्चंस बना के उसका नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए और पॉइंट 4 की वेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।